10वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छात्रों, आज हम अगला गद्य शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है महिला आश्रम, जिसके लेखक है काका कालेलकर। अब प्रस्तुत पाठ में काका कालेलकर जी के लिखे 2 पत्रों का संकलन है जो कालेलकर जी ने सरोज और रेहाना को लिखे हैं। इन पत्रों में महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, उसका वातावरण, उसके नियम आदि के बारे में श्रीमती सरोज को विस्तृत निर्देश दिए हैं। साथ ही उनका प्रकृति प्रेम भी स्पष्ट दिखाई देता है। फूलों की जानकारी जिस खूबी से उन्होंने पत्र में लिखी है उससे साफ नजर आता है कि वे प्रकृति का निरीक्षण कितनी बारीकी से करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनका सरोज बहन को उर्दू सीखने की सलाह देना सामाजिक एकता को मजबूत बनाने की एक कड़ी मात्र है। वे महिला सशक्तिकरण चाहते थे। तो ऐसे काका साहेब कालेलकर जी, जिनका गद्य महिला आश्रम, चलो देखते हैं इस गद्य संबंधी जानकारी को। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। निर्देश मतलब सूचनाएं दिए हैं, यानी कि इस आश्रम की व्यवस्था कैसी हो, स्थापना कैसी हो, वातावरण कैसा हो, सबके निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है, यानी कि साथ ही महिलाओं के बारे में उनकी विचार प्रणाली हमारे समझ में आती है। चलो पाठ की ओर। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। यानी कि लेखक कालेलकर जी कह रहे हैं कि जिस आश्रम के बारे में वे लिख रहे हैं उसके बारे में वे कुछ सूचनाएं या उसका संचालन कैसा हो, इसके बारे में वे कुछ बताना चाहते हैं। और जाहिर है कि ऐसे महिला आश्रम की स्थापना वे कर रहे हैं तो पुरुष का संबंध उससे न हो तो अच्छा ही रहेगा। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। अब जाहिर है आश्रम खोलना है तो रुपयों की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए ज़्यादा कोई यानी कि किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं लगेगी, ऐसा कालेलकर जी का कहना है। ना ही अखबार में यानी कि समाचार पत्र में उसकी कोई खबर छपवानी पड़ेगी। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब कालेलकर जी का कहना है कि इस आश्रम में जो महिला रहने के लिए आएगी, जाहिर है उसे अपने कपड़े लत्ते और अपने खर्च के बारे में पूरी व्यवस्था करके ही वो आए। अगर वह महिला गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले कुछ लोग हैं, वे लोग उसकी खर्च की व्यवस्था कर दे तो अच्छा रहेगा। पूरी पहचान और परिचय के बाद बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। यानी कि ऐसे आश्रम में जो भी लोग आएंगे, जो भी महिलाएं आएंगी, उन्हें पूरी पहचान ये ली जाएगी, पूरी जांच करके ही उसे आश्रम में दाखिल किया जाएगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। यानी कि आश्रम में दाखिल होने के बाद आश्रम के कुछ नियम है, उन नियमों के मुताबिक वहाँ पर उन महिलाओं को रहना पड़ेगा। अगर किसी महिला को आश्रम छोड़ना है तो उसे 1 या 3 महीने का नोटिस देकर ही किसी को आश्रम से हटाया जा सकता है, यानी कि किसी कारणवश, यूं ही नहीं है। और ऐसा कदम सोच समझ कर ही लिया जाएगा, किसी पर किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा।
आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। यानी कि महिला आश्रम ऐसा हो जो किसी धर्म का, किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का न हो, मतलब किसी धर्म से वो चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। हर जाति धर्म के लोगों को वहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। अतः वहाँ पर सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण हमेशा रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। मतलब आश्रम में जो स्वावलंबन की बात है वो भी वहाँ पर जाहिर है होनी ही चाहिए। और सादगी का आग्रह मतलब जीवन सीधा साधा होना चाहिए, सीधे साधे ढंग से हमें जीना बहुत आवश्यक है। आरंभ में पढ़ाई के बारे में या उद्योग के बारे में चाहे व्यवस्था वहाँ पर किसी प्रकार की न हो, लेकिन आगे चलकर छोटे छोटे उद्योग भी इन महिलाओं को सिखाया जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कूढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। यानी कि उस आश्रम में शिक्षा संस्था वह नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर, यानी कि बिना किसी कलह, मतलब बिना किसी झगड़ा या किसी कूढ़न से मुक्त, यानी कि वहाँ का वातावरण प्रसन्न हो, तरोताज़ा हो, कूढ़न भरा न हो, तो वहाँ पर कुछ महिलाएं आए और बेखटके, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी न लेकर बिना झंझट अपने खर्च से आराम से वहाँ पर वे रह सके, उन्हें वहाँ पर यानी कि शांति महसूस हो सके और अपने जीवन का वे सदुपयोग कर सके, कुछ पवित्र सेवाओं में वे अपने जीवन को जुटा सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। यानी कि कालेलकर जी ने कहा है कि ऐसा एक आसान आदर्श वहाँ पर रखना होगा, यानी कि वहाँ पर समिति की ओर से किसी प्रकार की झंझट इन लोगों पर न हो, किसी प्रकार की पाबंदियाँ न हो। ऐसे कुछ सुंदर ढंग से यह आश्रम चलाना बहुत जरूरी है। जाहिर है उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ या परेशानी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दी। यानी कि आगे चलकर कालेलकर जी के विचार यह भी है कि धीरे धीरे आगे चलकर संस्था का भार वहाँ पर रहने वाली महिलाएं उठाएगी, यानी कि वो उन आश्रम को चलाने में कुशल बन जाएगी। धीरे धीरे उन्हें संगीत की, भक्ति की, प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे, मतलब उन्हें थोड़ा सा उसकी भी सीख दे, उसकी भी शिक्षा दे, ताकि उसके माध्यम से भी उन्हें कुछ न कुछ यानी कि आगे चलकर वे कर सके। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था का विकास होगा, इन महिलाओं को छोटे छोटे यानी कि वहाँ पर उद्योग भी सिखाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आगे चलकर ये महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चला सकेगी। इतना ही नहीं तो वहाँ पर छोटे छोटे मकान भी बनाए जाए, जिनमें उन्हें रहने की सुविधाएं बन जाएगी। इसीलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है।
यानी कि कालेलकर जी जानते हैं सरोज को, इतने सालों का उनका गहरा परिचय उनसे है, तो उनकी क्षमता क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनकी कुशलता कैसी है, ये सारी बातों से वे चिर परिचित है। और इन्हीं विचारों को ध्यान में लेकर उन्होंने सरोज बहन पर इस महिला आश्रम की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। वे कह रहे हैं कि इस आश्रम में मेरा प्रत्यक्ष कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मेरी सलाह और सहारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। यानी कि आगे चलकर सरोज को लगेगा कि वो तो निमित्त मात्र थी, संस्था धीरे धीरे अपने आप चल सकेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। कालेलकर जी कह रहे हैं कि समाज में ऐसी कुछ संस्थाओं की ज़रूरत है, कई महिलाओं को ऐसे आश्रम की आवश्यकता है। और धीरे धीरे वे कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि बहन के लिए यह काम बहुत बड़ा नहीं है, और वो भी उनके लिए कुछ न कुछ तो सूचित जरूर करते ही रहेंगे। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यानी कि इस पत्र के जरिए कालेलकर जी ने सरोज से कहा है कि इस पर तुम सोच समझकर मुझे जल्दी से उत्तर दे दो। अगर तुम्हारी हाँ है तो हम तुरंत आगे का विचार कर लेंगे, यानी कि इस महिला आश्रम की स्थापना पर चर्चा शुरू करेंगे। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथीमम फूल बहार में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। यानी कि कालेलकर जी को प्रकृति के प्रति भी प्रेम है। वे अपने बगीचे में होने वाले फूलों की भी जानकारी दे रहे हैं। सर्दी का मौसम है, गुलदाउदी क्रिजेंथीमम जैसे फूल वहाँ पर बाहर में है। उसकी कलियां मानो कुछ महीनों तक खुलती नहीं, मानो कालेलकर जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पेट में कुछ रहस्य छिपा कर रखा हो और अपने होठ सीकर बैठी हो, मतलब कुछ बताना न चाहती हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। यानी कि महीनों तक ये पंखुड़ियाँ खुलती नहीं, लेकिन जब वो खुल जाती है, जब उसका रूपांतर एक विकसित फूल में हो जाता है, उतने ही दिन वे टिकते भी अच्छी तरह से है। गुलाब भी खिलने लगे हैं वहाँ पर। कोसमोस के दिन है, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए। यानी कि लेखक को फूलों के पौधों के प्रति दिलचस्पी है। लेखक ने एक जिनिया का पौधा जो रास्ते के किनारे पर दिखाई दिया, आने जाने वाले यात्री उसकी कलियों को तोड़ते हैं, लेखक ने उसे वहाँ से निकालकर अपने बगीचे में लाकर उसे लगा दिया, जो आगे चलकर उसने ढेर सारे सुंदर फूल लेखक को दे दिए। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। मतलब यह कि 2 महीने लेखक के बगीचे में उसने ढेर सारे फूल दिए, जिससे लेखक को बड़ी खुशी हुई। आगे चलकर 1-2 महीने में महीने के बाद वह थोड़ा सा मुरझा गया, सूख गया, तो लेखक ने उससे विदा दी, मतलब उसे निकालकर विदा ले ली, निकाल दिया वहाँ से। अब दूसरा पत्र है, देखिए। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला।
इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। यानी कि सरोज ने भी अपने जवाब के रूप में कुछ पत्र कालेलकर जी को लिखे हैं। जब उन्हें वो मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे पत्र मिले हैं, मैंने भी 1, 9, 15 और चौथा आज, यानी कि चौथा पत्र भी आज लिख रहे हैं। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। यानी कि मैं जानता हूँ, अब मैं तुम्हें सप्ताह में एक पत्र जरूर लिखूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी कमज़ोर है, तब तक तुम्हारी चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी। मुझे हर सप्ताह कम से कम एक पत्र तुम्हारा मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि उर्दू हमें सीखने की ज़रूरत है। और कालेलकर जी ने सरोज से भी यह कहा है कि तुम भी उर्दू सीख लो, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। पूरा आराम लेकर ठीक हो जाओ और बाद में ये सारी बातें हम कर लेंगे। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। कालेलकर जी को यह यानी कि एक प्रकार से नक्शे बनाने की आदत ये है, कहिए। तारों के नक्शे वे बनाना चाहते हैं, जिसके लिए कंपास बॉक्स उन्होंने मंगा कर रखा है। यानी कि कुछ चित्रकारी भी करते होंगे, लेकिन अब तक उन्हें कुछ समय नहीं मिला है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। यानी कि अब जो फूल के गमले मतलब जिसे हम मराठी में कुंडी कहते हैं, तो ऐसे कुछ फूल के गमले निकाल दिए हैं और सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। क्रोटन मतलब एक प्रकार का पौधा जिसके पत्ते चमकीले होते हैं, ऐसे पौधे, तो ऐसे क्रोटन ही अब मेरे पास रह गए हैं। तो इस प्रकार अंत में उन्होंने सरोज से बातें की है और उन्हें प्रेरित किया है इस महिला आश्रम के लिए, जो आगे चलकर इस समाज के लिए उपयोगी हो। और अंत में सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, ऐसा उन्होंने सरोज को आशीर्वाद दिया है। तो धन्यवाद।